हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी सीरीज सीए की कहानी सीए की जुबानी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां आपने सुनी होंगी, पर आप सोच रहे होंगे मैं आज इनको क्यों बोल रही हूँ। ये पंक्तियों का मैसेज एक्चुअली एक सीए की जर्नी से काफी मिलता जुलता है और एक सीए की मेहनत ऐसी होती है कि वो ही उसे पार लगाती है और वो ही उसे सक्सेस देती है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही सीए हैं जो एक काफी हम्बल बैकग्राउंड से तो आते हैं, बट एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ लाते हैं। आज हमारे साथ हैं सीए ऋषभ भदौरिया। ये सीए हैं फ्रॉम द बैच सितंबर 25। वो एक रीसेंट सीए हैं, बट उनकी जो जर्नी है वो ऐसी स्ट्रगल वाली रही है, काफी इंस्पायरिंग रही है और आपको ये बताने वाली रही है कि हम किसी चीज से पीछे नहीं रहते, हम जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। सो वेलकम ऋषभ टू द शो। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू टू द शो टुडे। सेम हियर मैम। सो ऋषभ, आपकी जो जर्नी रही है वो तो हम डेफिनेटली आज डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने सीए चुना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो इनिशियली 12th में 11th में जब हमने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी तब इतना पता नहीं था हमें। तो इनिशियली ये था कि साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो कॉमर्स में आ गए। बट ओवर टाइम ड्यूरिंग स्कूल टाइम जब हम देखते थे कि स्टूडेंट्स आते थे, स्कूल जिस तरह से सेलिब्रेट करता था उनकी विक्ट्री को, और मेजरली दो लोगों को ही करते थे वो लोग, या तो यूपीएससी या फिर सीएस। तो उनको बहुत ज्यादा टीचर्स बहुत बताते थे, फिर ऑल इंडिया रैंकर्स बहुत बार आते थे, तो वो बताते थे अपनी जर्नी के बारे में। रिस्पेक्ट जो वो उनको मिल रही है, पैकेजेस उनके सुनते थे, वो भी एक फैक्टर होता था। तो इन सब चीजों के बाद ये हुआ कि हमें सीए ही करनी है। बट फाइनली जब 12th करने के बाद और जब डिग किया तो पता चला कि हमारे लिए कोर्स भी बेस्ट ही है, बिकॉज आप एमबीए कर रहे हो और तो उसमें पैसे भी चाहिए, काफी बहुत ज्यादा फीस होती है। सीए में ऐसा कुछ नहीं है। और ऋषभ, एज अ स्टूडेंट आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही है? सो मैम, एज अ स्टूडेंट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं रहा हूँ मैं, जैसे बहुत गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज रहा हूँ। जिस चीज को करने की कोशिश करी है उसमें बहुत बढ़िया किया है। जैसे कॉमर्स ओलंपियाड में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें और फर्स्ट भी आ गया था, सिक्योर्ड की टॉप रैंक इन इंडिया एज वेल। तो अगर बहुत बढ़िया भी किया है, जब किसी चीज में अगर फोकस हो गए तो बहुत बढ़िया किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, हर चीज में रैंक ही लाई है। तो बेसिकली स्कूल लाइफ तो ऐसी रही है। सो सीए स्टार्ट करने से पहले आप फाउंडेशन रूट से गए थे या ग्रेजुएशन? मैम फाउंडेशन रूट से गए थे, बिकॉज ड्रीम था कि कॉलेज में जाना है एसआरसीसी और हिंदू, बट बिकॉज ऑफ इंग्लिश नहीं हो पाया वो, बिकॉज आपको पता है कट ऑफ मार्क क्या रहते हैं उसमें। तो उसमें इंग्लिश में ही थोड़े कम मार्क्स रह गए थे तो नहीं जा पाए। फिर फाइनली फाउंडेशन रूट ही चूज किया था कि अब सीए ही अच्छे से करेंगे, तो इसलिए। सर ऋषभ, ये तो आपका डिसीजन था इन टर्म्स ऑफ दिस, बट उसके बाद आपने आर्टिकलशिप कहाँ से करी और कैसा रहा आपका वो पीरियड? सो आर्टिकलशिप मैंने वन ऑफ द टॉप 10 सीए फर्म्स है इंडिया की, लुधेन कंपनी, वहां से परस्यू करी थी। तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इनिशियली तो बहुत फ्रूटफुल था। जैसे जनरली आर्टिकल्स का ये अदर बेनिफिट्स होते हैं कि आपको घूमने को मिलता है, खाने को मिलता है, ये सब होता है। उसके अलावा लर्निंग भी बहुत रही, लिस्टेड क्लाइंट्स भी करे, उसके अलावा मल्टीपल असाइनमेंट्स करे, एसओपी भी बनाई लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए। तो ओवरऑल एक्सपोजर वाइज देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहा। और इवन इन टर्म्स ऑफ अगर लर्निंग देखा जाए या फिर और भी चीजें जो अदर बेनिफिट्स हम चाहते हैं, जनरली आर्टिकल्स चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी बहुत बढ़िया रहा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस। जैसे टाइम बढ़ा, पहली फ्लाइट भी मेरी आर्टिकलशिप के टाइम पे हुई। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। हम कहते हैं कि कॉलेज में एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल डेवलप होती है। तो वो भी वहाँ पे जो मेरे सीनियर आए, एक अमन सर थे, वो मेरे को मिले। तो जब हम हैदराबाद गए थे, हमारा क्लाइंट था एक हैदराबाद में, तो वहाँ ऑडिट के लिए गए थे, हम 2 ही लोग गए थे। तो वहाँ हम 5 स्टार होटल में रुके, हमारा पहली फ्लाइट थी, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करी। तो आर्टिकलशिप के टाइम पे बहुत लर्निंग हुई और बहुत नई चीजें एक्सप्लोर भी करी। सर ऋषभ, ये तो आपका आर्टिकलशिप पीरियड रहा, बट आई थिंक इसके बाद ही आपके टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में, राइट? So to inform our viewers, actually Rishabh went through a bad phase. He got affected by the Guillain-Barré syndrome, which is GBS, which is a known virus and had impacted him severely. So he had actually a bad 4 months, जहां पर इनकी लाइफ बिल्कुल टॉपसी टर्वी चेंज हो गई थी। जहां ऋषभ अपने सपने देख रहे थे पढ़ाई करने के लिए और आगे सक्सेसफुल सीए होने के, उसमें एक बहुत बड़ा सा शॉकिंग चेंज आया। तो चलिए सुनते हैं ऋषभ से, व्हाट वाज दैट।
सो ऋषभ, प्लीज आप बताएं क्या हुआ आपके साथ में ड्यूरिंग योर लीव पीरियड। मैं लीव पे गया था फॉर माई May 2024 अटेम्प्ट ऑफ माई CA फाइनल एग्जाम। दैट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल। सो जब मैंने वो एग्जाम के लिए लीव पे गया तो 10 दिसंबर आई थिंक द डेट। तो उसके बाद 1.5 महीने तक आई डिड गुड प्रिपरेशन। बट उसके बाद क्या हुआ, सडनली आई हैव सीन कि एक मॉर्निंग में मैं उठा तो मेरे को वीकनेस सी फील हुई। बट दोपहर तक होते होते कि ये हो गया कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, कोई बेसिक काम है वो नहीं कर पा रहा, स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहा। तो मैंने अपनी मदर से डिस्कस किया है तो उन्होंने कहा कि इट माइट बी पॉसिबल, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ठंड में हाथ सुन्न हो जाते हैं, इसलिए हो सकता है हो रहा हो। तो मैंने फर्दर उनसे कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा हीटर के सामने बैठ जा, धूप हो रही है वहाँ चला जा, टेरेस पे चला जा। वहाँ भी गया मैं तो, बट शाम तक होते होते मेरी 2 फिंगर्स से कंट्रोल ही चला गया। मैं अपनी फिंगर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं उनको सीधा नहीं कर पा रहा, मैं उनको मूव नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। तब थोड़ा कंसर्न बढ़ा। फिर स्ट्रेस भी हुआ कि मेरा एग्जाम आने वाला है 3 महीने बाद और भी ये चीज़ हो गई है। देन इमीडिएटली हम निकले हॉस्पिटल के लिए। जब हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा स्ट्रेस है। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत तो है, एग्जाम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, होता है, ये जनरल है, आप ठीक हो जाओगे। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा बाकी हम फर्दर चेक कर लेते हैं, इंजरी वगैरह तो नहीं है, एक्सरे कर लेते हैं। एक्सरे वगैरह किया तो उसमें भी ये हुआ कि कोई इंजरी नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना है कि शुगर थोड़ा कम है। तो उसके लिए मेरे फादर ने कहा कि फ्रूटी पी ले। फ्रूटी हमने उस टाइम पर ली। उसके बाद उन्होंने कहा और चाहिए, मैंने कहा नहीं। बट फिर वो चीज़ मेरे को आगे तक पछताना पड़ा। मेरे दिमाग में जब मैं बेड पे था इसी में यही सोचता था कि शायद उस दिन पी ली होती, बिकॉज उसके बाद वो मुझे नहीं पता था कितना बड़ा लाइफ में क्या आने वाला है। तो सडनली फिर हम जब घर के लिए निकले तो डॉक्टर ने कहा आप एक बार सुबह ICU में दिखा दें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब हम घर के लिए निकले, घर पहुंचे तो हम गाड़ी से उतरने के बाद मेरी मदर को भी पता नहीं था इतना सीरियस कुछ है। तो उन्होंने कहा मुझे नींद आ रही है, मैं चल रही हूँ धीरे धीरे। मैंने कहा ठीक है आप चलो, मैं आ रहा हूँ, मुझ पर चला नहीं जा रहा। तो जब वो एकदम घर पे घुसे ही थी, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं जमीन पे पड़ा हुआ था। आई हैव सीन माई फादर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी फर्स्ट टाइम। तो वो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये पहली बार, पापा कभी रोते नहीं है मेरे पापा, तो मैंने पहली बार देखा। तो इमीडिएटली उस टाइम पे मैं कोशिश करने लगा कि पापा देखो मैं उठ रहा हूँ, अब मैं आधा उठूं और बच्चों की तरह फिर गिर जाऊं, हल्का आधा उठूं फिर गिर जाऊं। फिर मम्मा को लगा कि ये क्या हो गया, तो उन दोनों ने उठा के मेरे को अंदर लेटाया। उन्होंने कहा सुबह जब थोड़ी और सुबह हो जाएगी तब लेके चलेंगे, अभी OPD भी नहीं होगी। तो जब उन्होंने ये सब किया तो विद इन 2 आवर्स में, उसके बाद अब मेरे पे मुड़ा भी नहीं जा रहा, अब मैं गर्दन भी नहीं घुमा सकता अपनी, इतनी बुरी हालत हो गई। तो मुझे और चिंता हो रही है। मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पे फादर, उनको नींद आ रही है लेकिन वो सो नहीं पा रहे, वो लेटे, मैं कहूँ पापा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो उनकी चिंता बढ़ती गई। फिर फाइनली एम्बुलेंस बुलाई हमने। तो मदर को लगा कि पैसा कितना भी लगे, मतलब जितना भी लगेगा एक बार हम दिखाते हैं प्राइवेट में। जनरली हम गवर्नमेंट ही प्रेफर करते हैं, लेकिन हम फिर प्राइवेट में गए। तो हम पहले गंगाराम गए। तो गंगाराम गए तो जब मुझे लेके गए गंगाराम तो डॉक्टर ने वहाँ एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि GBS है। तो उनसे पूछा कि GBS क्या होता है, कभी सुना ही नहीं था नाम। तो उन्होंने बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है। कॉज क्या होता है, का कॉज अननोन है। डायरिया हुआ होगा, तो हाँ ये हुआ था एक बार। खांसी आ रही थी क्या बहुत टाइम से, हमने कहा एक आती रहती थी, सर्दियों में नॉर्मल आती है रुक जाती है, कह रहे वो उसी के चक्कर में हो गया और कॉज तो अननोन है। फिर हमने कहा क्या ट्रीटमेंट है, तो उन्होंने कहा IVIG इंजेक्शन लगेंगे। तो IVIG इंजेक्शन का चार्जेस, 1 डोज लगेगा, उसमें 5 इंजेक्शन होंगे। तो उसका चार्जेस पूछा तो उन्होंने कहा 3.5 लाख के इंजेक्शन आएंगे वो। उसके बाद उन्होंने कहा वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए, उसका खर्चा अलग से 1 लाख रुपए। फिर ICU का बेड चाहिए, उसका खर्चा अलग है। तो ऑलमोस्ट उन्होंने बता दिया पर डे का 2 से 2.5 लाख रुपए। फिर हमें फिर भी लगा उस टाइम पे कि हो सकता है 5 दिन इंजेक्शन लग गए, 2 दिन रिकवरी और ठीक हो गए घर। तो हमने कहा 20-21 लाख रुपए लग जाएंगे। बट उनसे पूछा टाइम कितना, तो उन्होंने कहा मिनिमम 3 मंथ्स। उसके बाद इसकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो वो तो बात 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। अब इतना कहाँ से लेंगे। तो फिर पापा फिर मेरे सामने वहीं, पापा कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, तू चिंता मत कर, जो होगा करेंगे। फिर हम वहां से लेके निकल गए, क्योंकि वहां तो डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि आप एक काम करो, ट्रीटमेंट शुरू कर दो। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं करते, हम पूरे ट्रीटमेंट करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। फिर हमने कहा चलो कहीं और देखते हैं। तो कहीं और गए तो रास्ते में क्या हुआ और कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत हो गई। तो फिर फाइनली मैं सेंट स्टीफन, वहाँ से पास में था, सेंट स्टीफन में एडमिट हो गए। वहाँ ये था कि थोड़ा बहुत वेरिएशन था, वहाँ थोड़ा कम था। वहाँ एडमिट होने से पहले मैंने एक काम किया था कि अपने ऑफिस में एक कलीग है उसको फ़ोन कर दिया था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है मेरे को। तो उसे भी पता नहीं था कितनी सीरियस है ये। तो वहाँ जब एडमिट हो गया, एडमिट होने के बाद जब 3-4 दिन बाद मेरे को होश आया, तो तब मेरे मैनेजर खड़े थे सामने, उत्कर्ष सर नाम है उनका। तो अगर मैं आज जिंदा भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मुझे पता नहीं था वो इतने एफर्ट डालेंगे। इवन जब मैं लीव्स पे गया था तो हमारा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। तो लेकिन जब मैंने देखा उनको एकदम मेरे सामने खड़े हैं, वो फिर उन्होंने बहुत इमोशनल किया। उन्होंने कहा लुरंडी तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा छोटा भाई है। फिर मेरे को मम्मा बताती हैं कि उन्होंने सब कुछ किया, हर चीज़ अरेंज की उन्होंने ग्रुप्स वगैरह बनाए, जो भी सपोर्ट मिल सकता था उन्होंने किया।
फिर फाइनली मेरे को गवर्नमेंट में शिफ्ट करवाया तो वो भी उन्हीं की रेफरेंस से हुआ। तो एक गौरव सर थे, उन्होंने भी रेफरेंस लगाई, तो इन सब के बाद ही हो पाया। फिर जब मैं डिस्चार्ज हुआ 3 महीने बाद, सो आप स्टीफन से सफदरजंग गए थे। सफदरजंग की वजह से मैं बच गया। वहाँ पे डॉक्टर थे, संचित सर थे, ही वॉज डीएम, उन्हें एमडी भी कर रखी है, डीएम पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो। उसके बाद जो नर्सिंग स्टाफ था, सिमरन दीदी थी, एक सिमरन कौर करके हैं, एक गोकुल भैया हैं, वो इतने बढ़िया थे कि मेरे को ना मेरे मुंह से झाग निकलता रहता था, क्योंकि मैं उसको स्वेलो नहीं कर सकता था, क्योंकि आपकी स्वेलो करने की पावर भी चली गई तो आप स्वेलो नहीं कर सकते। वो खुद आते थे, क्या हुआ ऋषभ, अच्छा दिक्कत हो रही है, हम खुद कर देते हैं। तो वो इस तरह के लोग थे, वो आज भी कनेक्टेड है मेरे से। तो फाइनली फिर जब डिस्चार्ज हुआ तब भी वो मिलने आए। अब मेरा रिजल्ट आया सीए का, तब भी उन्होंने कहा कि मिलते हैं। तो ओवरऑल उनका बहुत सपोर्ट रहा। तो ऐसे नर्सिंग स्टाफ भी होने चाहिए। सो ऋषभ, ये तो आपका बुरा फेज रहा, बट उसके बाद जब आप घर आए 3 महीने बाद और आपने अपनी सीए की तैयारी के लिए सोचा, तो उसमें क्या एफर्ट्स रहे आपके? क्योंकि आपका अटेम्प्ट मई में था, विच आई श्योर आप नहीं दे पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे आपने अपने आप को रिकवर किया? ओके, तो मैम जब मैं डिस्चार्ज हुआ आफ्टर ऑलमोस्ट 3.5 months में डिस्चार्ज हुआ था हॉस्पिटल से। तो जब मैं लैब भी गया था तो उस टाइम भी इवन आई कांट एबल टू मूव अ सिंगल फिंगर ऑफ माइन। उसमें भी मैं अपनी गर्दन भी होल्ड नहीं कर सकता था, और मेरी आईज भी दोनों प्रॉपर बंद नहीं होती थी, एक पूरी बंद होती थी, एक आधी होती थी बंद। तो उस टाइम पे तो ये था मैम कि सोचा ही नहीं था कि सीए कभी कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या क्या होगा कैसे होगा, मुझे कुछ सोचता ही नहीं था मैं सीए के बारे में। बट ओवर टाइम 3-4 महीने बाद पहली बार बैठा अपने सहारे से, उसके बाद 1 साल बाद खड़ा हुआ जब अपने सहारे से। तो उस टाइम तक भी सोचा नहीं था कि अब सीए करना है मेरे को परस्यू। उस टाइम तक ये था कि बस रिकवरी होती रहे, लेकिन स्ट्रेस भी नहीं था। बट होता क्या था, जो उत्कर्ष सर हैं वो मेरे को कॉन्स्टेंटली फोन करते रहते थे, हर हफ्ते फोन कर रहे हैं, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, अब कैसे कर रहा है, पेपर देने की पढ़ाई क्यों शुरू कर रहा, पढ़ाई शुरू कर। तो मुझे लगता था यार ये क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मेरे को फिर ये भी लगता था कि ये पड़े हुए हैं, अगर मैं अपने एफर्ट नहीं डालूंगा तो उनको लगेगा कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा। तो ये सब हुआ। तो तब तक भी नहीं सोचा था। फिर एक दिन मेरे कलीग्स आए, जो कलीग्स बेसिकली जूनियर थे, उन्होंने बाद में ज्वाइन की थी आर्टिकलशिप, वो सब मेरे से मिलने आए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप तैयारी क्यों नहीं शुरू कर रहे, तैयारी शुरू करो, कब तक बैठे रहोगे आपका दिन। तो मैं भी ये कहता था कि मेरे को सब कुछ ऑलमोस्ट मैं रिकवर हो चुका हूँ, मोर देन 80% सब कर पा रहा हूँ, बट लिख नहीं सकता और चलने में थोड़ी दिक्कत है, तो उसका क्या करूँ। तो उन्होंने कहा आप तैयारी तो शुरू करो। फिर पहला था स्पॉम एग्जाम देना था, SPOM जो नया है अभी। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा आप SPOM से शुरुआत करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा करता हूँ शुरुआत। तो मैंने कहा उसको तो MCQ है, कंप्यूटर पे देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं फिंगर्स भी नहीं कर सकता अभी। तो उन्होंने कहा पाम से लिखना, कोशिश तो करो। तो मैंने कहा पढ़ना क्या है मुझे ये भी नहीं पता उसका। तो उन्होंने कहा हम सब आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इवन PDF आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, अगर एक रेलेवेंट कंटेंट है PDF का वही देंगे, उतना ही पढ़ना है, हम सब कुछ करेंगे, क्लासेस का भी हम बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, सब हम बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। जब वो चले गए, उनसे मैंने पूछा, एक हफ्ते में पहले 3 दिन तैयारी की, एक दिया, फिर 3 दिन तैयारी की, दूसरा दिया, वो निकल गया। जब वो निकल गया तो एकदम मोटिवेशन हुआ, क्योंकि आफ्टर 4 years इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद आफ्टर 4 years कोई एग्जाम निकला है, वो भी इस कंडीशन में निकला है, तो ऐसा लगा कि कुछ कर सकता हूँ मैं। ऑल्दो वो इतना टफ नहीं होता, बट मेरे को लगा अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद एक और जूनियर था मेरा, वेंकटेश नाम था उसका फोन आया एक दिन। तो वो मेरे से बोलने लगा कि आप तैयारी शुरू करो। मैंने कहा कैसे लिखूंगा, कैसे, अब तो लिखने वाले पेपर हैं, सब्जेक्टिव है अब तो उसने कहा आप एटलीस्ट क्लासेस शुरू करो, क्या पता आप पेपर दो, किसी में एग्जामिशन ही आ जाए और आप वो पेपर ना देना पड़े। और दूसरी बात, आप कब तैयारी शुरू करोगे, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, इतना वेट क्यों करना है। तो मैंने कहा सही कह रहा है। कह रहा आप, तो मैंने कहा मैं लिखूंगा कैसे, जब क्लास लूंगा मैं तो लिखूंगा कैसे। तो उसने कहा लक्ष्मी नगर में सब मिलता है, आप किसी भी टीचर्स के नोट्स बोलोगे ना, हैंड रिटन नोट्स जो बच्चे लिखते हैं, तो वो भी मिल जाएंगे। तो आपको बस पेजेस पलटने और सुनते रहो। आप अभी क्या करते हो? मैंने कहा नेटफ्लिक्स पूरे दिन। तो उसने कहा आप करो, फिर ये करो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने वहां से शुरुआत करी। उसके बाद मेरे उत्कर्ष सर कहते रहते थे कि लिख लिख लिख, नहीं लिखेगा तो मैं स्क्राइब करवाऊंगा, कुछ करवाऊंगा। आई हैव अप्लाइड फॉर स्क्राइब एज वेल इन ICI, बट उन्होंने कहा कि उनकी गाइडलाइंस हैं स्ट्रिक्ट परमानेंट डिसेबिलिटी की, बट परमानेंट थी नहीं, वो टेम्पररी थी। डॉक्टर ने कहा था आप रिकवर कर ही जाओगे ओवर द टाइम, 3 से 5 साल लगेंगे, तो इसलिए स्क्राइब नहीं मिल पाया। तो फिर आई वॉज वॉचिंग अ रील्स बिफोर, तो उसमें मेरे को एक रैंडम रील मिली जिसमें एक गर्ल थी, वो लिख रही थी बिकॉज ऑफ हर लॉन्ग नेल्स, वो एक स्पेसिफिक यूनिक मेथड से लिख रही थी। तो आई थॉट कि मेरी ग्रिप तो बनी रही है, फिंगर्स नहीं कर रही, कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं उस तरह से लिखने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने उस तरह से फिर लिखने का ट्राई किया। जब मैं लिखता रहा तो आफ्टर एफर्ट ऑफ 15 days मैं फाइनली पहुंचा 11 words per minute पे। 11 words के बाद मुझे लगा कि अब हो सकता है पेपर के टाइम तक
ये और भी बढ़े। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई, मैंने तैयारी शुरू कर दी, प्रॉब्लम कहाँ हुई, पेपर के 1 महीने पहले मुझे पता चला, फिर मैंने मई का छोड़ दिया, फिर मैंने कहा सितंबर का दूंगा। लेकिन पेपर के 1 महीने पहले क्या हुआ, मुझे ये पता लगा कि मेरी स्पीड पहुंची 18 वर्ड्स पर मिनट। तो 18 वर्ड्स के बाद सोचा अब कैसे करना है इस चीज़ को। तो फिर यही फाइनली कंक्लूजन निकाला कि एक काम करते हैं, अपनी प्रिपरेशन बढ़ाते हैं कि अगर आप पेपर 70% ही लिख रहे हो तो एटलीस्ट 80 to 90% एक्यूरेसी रही उसमें। तो वही प्लान बनाया, फिर वैसे ही पेपर अटेम्प्ट किया। पेपर लिखने का तरीका भी अलग था उस टाइम पे कि आपको, मैं 10 पेन लेके जाता था, अपर पॉकेट में 10 पेन रखता था खोल के, फिर उनको नीचे रखा कि एक पेन गिर गया तो मैं उठा नहीं पाऊंगा उस टाइम पे। तो अपने लेफ्ट हैंड से उसको उठाया, फिर अपने होठों पे दबाया, फिर राइट हैंड में उसको सेट किया, फिर लिखना शुरू किया। तो ऐसे ही हुआ। फिर 80 मार्क्स का अटेम्प्ट पेपर हुआ, FR 70 मार्क्स का FR में हुआ, 62 आ गए। AFM एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हमने किया, मैंने किया 80 मार्क्स का, उसमें 74 आ गए। बाकी रिमेनिंग में भी ऐसे ही आ गया। मेन जो स्ट्रगल था वो IBS का था, ओपन बुक जो होता है, उसमें एक आप सामान लेके जाना है, सारी बुक्स लेके जानी है, वो कैसे होगा। तो फाइनली वो उसमें किसी ने हेल्प कर दी थी कि कोई अंदर रख दे, फिर मैंने उसका खोल के भी रख दो, तो बुक्स वगैरह रख दी थी उन्होंने। फिर उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ था। उसमें 4 घंटे का पेपर होता है बेसिकली वो, तो 3.5 घंटे में खाली 50 नंबर का अटेम्प्ट हुआ। बट मेरा उसमें भी यही फोकस था कि अगर 60 का भी करूँ तो सही करूँ। तो वही हुआ, 70 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, उसमें 50 मार्क्स आ गए। तो फाइनली ऐसे करके हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई फोर्स थी जो करवा रही थी। आई वॉज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, बिकॉज पता नहीं जनवरी के बाद क्या ही हुआ, मैं अपने आप लग गया। वो धीरे धीरे करता गया, होता गया। और एक रीजन ये भी है कि मैं सोचता था कि इतना कुछ हो गया तो एक ही तो अटेम्प्ट निकालना है, एक ही तो रह रहा है स्टेप। तो वो चीज मोटिवेट करती थी। सो ऋषभ, दैट्स रियली नाइस कि आपने इतनी मेहनत करी, इतना स्ट्रगल किया और आपने अटेम्प्ट दिया और आप पास हुए। बट मैं एक्चुअली एक और चीज कवर करना चाहूंगी कि ये तो आपका फाइनल वाला चैलेंज था जहाँ रियली सब कुछ ही एक तरह से मैं बोलूँ तो खत्म हो गया था, एंड यू काइंड ऑफ केम बैक। बट हाउ वाज योर फाउंडेशन एंड इंटर जर्नी? वाज दैट इजी गोइंग, और वहां पर भी आपके लिए चैलेंज? बहुत स्मूथ जर्नी रही नहीं मेरी, हालांकि हुआ सब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, बट वो बहुत स्मूथ जर्नी नहीं रही। बिकॉज 12th में आई थॉट कि मुझे कॉलेज मिलेगा, बट वो नहीं मिला। तो एक वो डीमोटिवेशन के साथ फाउंडेशन शुरू किया। तो फाउंडेशन में नंबर अच्छे आए, डिस्टिंक्शन भी आई, लेकिन पेपर बहुत रो के दे कि मेरे पे नहीं हो रहा, नहीं करना। फिर जब इंटरमीडिएट में आई तो कुछ फैमिली इशू थे, तो गैप आ गया। बेसिकली एक अटेम्प्ट स्किप किया, वो डिले हो गया। फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में अटेम्प्ट ही कैंसिल हो गया एक। फिर फाइनली एक 2020 में नवंबर का अटेम्प्ट हुआ, उसमें फिर एक ही ग्रुप दिया, बिकॉज गैप आ गया था पढ़ाई में, तो बहुत बढ़िया नहीं रहा वो। उसमें जब हो गया क्लियर, उसमें यही था मेरा कि अगर मैंने ये वाला निकाल दिया तो मैं आगे फिर कहीं नहीं रुकूंगा। क्योंकि वो उस टाइम पे ऐसे भी थॉट्स आए थे कि मैंने अपनी मदर से कहा कि अब मेरे पे नहीं हो रहा, मुझे बहुत चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, बहुत गैप भी आ गया है। तो शी टोल्ड मी कि पेपर तो देना पड़ेगा बेटा, अब मैं तुझे स्किप नहीं करने दूंगी, चाहे फेल हो पास हो हमें मतलब नहीं है, पेपर दे। क्योंकि वो जानती थी मेरा पोटेंशियल, उनको पता था कि जब शुरू से इतना बढ़िया करता आ रहा है तो अभी डर रहा है बस। और वही हुआ, जब पेपर दिया तो निकल गया, दूसरी बार में दिया, दूसरा ग्रुप दिया, वो भी निकल गया। तो इंटर और फाउंडेशन की जर्नी ऐसी रही थी। तो बहुत स्मूथ जर्नी तो शुरू से ही नहीं रही। ऋषभ, ये बताइए आपकी जो ना, जब आपकी जर्नी रही है, चैलेंजेस वाली तो रही है, बट नाउ यू आर सक्सेसफुल। आज के दिन जब आप बैठ के देखते हैं तो आपका मेजर स्ट्रेंथ कौन है आपकी लाइफ का? अगर मैं मदर, क्योंकि मैं जो चीज़ें दोस्तों से भी शेयर नहीं कर सकता वो मैं उनसे ही प्रेफर करता हूँ शेयर करना। उनको मेरे बारे में हर चीज़ पता है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो उनको ना पता हो, चाहे वो मेरा कॉलेज हो। और इवन दो बहुत चीज़ें समझ नहीं पाती, क्योंकि ऑफिस का उन्हें क्या पता है इतना, और भी पढ़ाई का भी, लेकिन वो हमेशा समझने की कोशिश करती हैं, सुनती हैं पहले पूरी बात को, फिर उनको सजेस्ट करती हैं कि नहीं तुझे ऐसा करना चाहिए। इवन एग्जाम के टाइम पे भी ऐसा होता था, एग्जाम तो मेरा होता था, बट पूरा स्ट्रेस में रहते थे वो दोनों लोग। पापा ऑफिस जाते थे, जाते ही पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पेपर खत्म होते, पेपर कैसा हुआ, मम्मी को फोन करते थे, मतलब पूरा आगे से आगे तैयार रखती थी। तो मदर ही है सब कुछ। ऋषभ, आपने जब हमने आपका वीडियो देखा तो हमने देखा कि आपने पहला वर्ड राम लिखा था। हाँ जी। तो क्या वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, एंड क्या आपको लगता है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन ने कहीं आपको सीए में सपोर्ट किया है? मैम एक तरह से आप शुरू से जिसने वो क्लोजली देखा है वो तो यही कहता है चमत्कार है। बिकॉज 1 साल पहले तक आई कांट एबल टू होल्ड माई रिस्ट एज वेल, और उसके 1 साल बाद में सीए बन गया। ऐसा भी नहीं कि बहुत ईजी एग्जाम था या कॉलेज का एग्जाम है, नेशनल लेवल पे होता है, तो बहुत टफनेस थी। उसके बाद में मैं शुरू से ही मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, जो कि सब बोलते हैं डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हॉस्पिटल में भी मेरा वेंटिलेटर नहीं हट रहा था, और जब मैं उनको सोच के एकदम से रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोया मैं उस दिन की, क्यों करा आपने ऐसा, आज तक कभी कुछ गलत काम नहीं किया,
लोगों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो नहीं करी, 24 साल के हो गए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया। हर मंगलवार को फास्ट रखता था मैं, सुंदरकांड का पाठ करता था, 5 साल 8-9 साल हो गए अब तो करते हुए, रामचरितमानस इतनी बार पढ़ी है। तो आपने ऐसा क्यों किया, यही मन में आता था। इवन जब मैं एडमिट भी हुआ था तो मेरा फास्ट था ट्यूसडे का, वेडनेसडे को मैं एडमिट हुआ तो मेरे मन में यही था कि मैं 1 हफ्ते में हो जाऊंगा डिस्चार्ज, ताकि मैं ट्यूसडे को वो मेरा नियम ना टूटे जो मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ, सुंदरकांड पढ़ना है मेरे को। तो यही चीज़ थी। और आप कोई यकीन करे ना करे, इमीडिएटली ऐसा हुआ, अगले दिन मेरा वेंटिलेटर हट गया। और उसी शाम के टाइम डॉक्टर ने कहा कि ऋषभ को ना आज 1 चम्मच पानी पिलाना मुंह से, मम्मी को कहा। तो मैंने कहा, मम्मी से बोला क्यों कह रहे हैं, मैं लिफ्टिंग करता था बेसिकली उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने कहा कल से इसका ओरल शुरू करेंगे, खाना पीना। तो वो जो चम्मच पानी था, 2-3 चम्मच, वो आज मुझे कोई सुख नहीं देता, वो जो उस टाइम पे दिया था। और अल्टीमेटली फिर मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मैं, इवन दिसंबर तक भी मैंने नहीं सोचा था, 2024 दिसंबर तक भी, कि मैं करूँगा, पेपर दूंगा। ये था कि नवंबर में कभी ठीक हो जाऊंगा अगले साल, तब देखूंगा। कैसे करूँगा ये नहीं पता था, पता नहीं कैसे अपने आप सब कुछ होता चला गया। तो इसलिए मेरा तो मानना है कि उन्हीं की वजह से हुआ है, जो भी हुआ है। ऋषभ, ये तो आपकी जर्नी रही है, बट आई एम श्योर काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर चाहे वो सीए स्टूडेंट्स हैं या बाकी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो काफी बार टूट जाते हैं, परेशानी को झेल नहीं पाते और समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैंने भी काफी अपने कलीग्स को देखा है जो बाहर से हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं उनको, पहली बात तो उनका स्ट्रगल है बहुत बड़ा, मैं इतना नहीं कर पाता, फैमिली से दूर रह के वो कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमारा गोल अगर बहुत बड़ा है तो हमें उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए कि पहले ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है, फिर ये अचीव करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सीए इंटरमीडिएट निकाल के आया है वो फाइनल निकाल ही लेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट भी बहुत टफ ही होता है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी होता है। बट हमें रुकना नहीं है। अगर एक अटेम्प्ट नहीं हुआ तो हमें अपनी प्रॉब्लम ढूंढनी है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर हमने पढ़ाई नहीं करी तो पढ़ाई करनी है। अगर हमने पढ़ाई भी अच्छे से करी तब भी हम पास नहीं हुए, तब हमें ये सोचना है कि क्या हम चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी। क्या पता हमने कोई चीज़ सही से करी ही ना हो, क्या पता ऑडिट में हमें वही कीवर्ड्स लिखने हैं, हम वही लिख के नहीं आ रहे, खाली हम बना के लिख के आ रहे हैं, याद नहीं रख पाते। तो हमें चार्ट बनाने चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे तो सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए मिस्टेक कर रहे हैं। तो ऐसे हमें अपनी प्रॉब्लम को ढूंढना चाहिए बेसिकली, और फिर आराम से शांति से बैठ के सोचना चाहिए। और अब मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ तो मुझे ये पता लगा है कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ही निकाल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बता सकता। हम ही उसको इवेल्युएट करेंगे, हम ही बताएंगे। जब भी कभी स्ट्रेस भी होता है ना, तो ये सोचना है, जैसे मैं क्या सोचता था जब से मैंने सीए की जर्नी शुरू करी है, तो मेरे पेरेंट्स को सब यही बोलते थे, सीए क्यों करवा रहे हो, बहुत टफ होता है, नहीं निकल पाता। हमारा एक रिलेटिव है वो 5 बार से दे रहा है, नहीं निकल पाया। तो उस टाइम पे पेरेंट्स घर पे आके बताते थे, उनको टेंशन भी होती थी कि बच्चे को फंसा तो नहीं दिया, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि आज से 4 महीने बाद, जब पेपर में मुझे स्ट्रेस होता था कि आज से 4 महीने बाद जब मैं रिजल्ट खोल रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स पीछे खड़े होंगे और जब वो देखेंगे कि सक्सेसफुल लिखा हुआ है बोथ ग्रुप में, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग होगी, उस टाइम पे वो लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए गिव अप नहीं करना। अगर गिव अप का मन करे, दिमाग में आए कि छोड़ देते हैं, तो ये सोचना है कि पेरेंट्स के बारे में कि हम निकलेंगे सब, कोई पहले निकल जाएगा, कोई बाद में निकल जाएगा। कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो हम अच्छा भी कर सकते हैं तो उसको बेकार कर देता है। तो कंपैरिजन नहीं करना, गिव अप नहीं करना। गिव अप का मन करे तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, और जब पेरेंट्स के स्ट्रगल के बारे में सोचते हैं तो सब हो जाता है। थैंक यू ऋषभ। आई थिंक आपका स्ट्रगल जो रहा वो शायद इंस्पिरेशन है काफी लोगों के लिए। एंड मैं सबको बोलूंगी कि एज ऋषभ ने बोला, नेवर गिव अप, स्टे परसिस्टेंट टू योर एम, बिकॉज आपका एम आपका अपना है, आपके सपने आपके अपने हैं। और सीए टफ नहीं होता, सीए सिर्फ परसिस्टेंस एंड मेहनत मांगता है। सो आप अपनी परसिस्टेंस और अपनी मेहनत दिखाएं सीए को, और डिग्री आपके पास आएगी। सो थैंक यू ऋषभ फॉर बीइंग ऑन द शो। एंड बाकी सारे हमारे व्यूअर्स के लिए, आप हमारी ऐसी स्टोरीज सुनना चाहेंगे तो डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड विद सीए की कहानी, सीए की जुबानी। हम आपको हर थर्सडे एक नए सीए से मिलाएंगे और उनकी कहानी सुनाएंगे।